नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा भीम सिंह तक का इतिहास देख लिया था। महाराणा भीम सिंह के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बने वो थे महाराणा जवान सिंह। महाराणा जवान सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1828 से लेकर के सन 1838 ईस्वी तक का। तो देखिए, लिखिए एक बार। महाराणा भीम सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा जवान सिंह थे। और महाराणा जवान सिंह के बारे में आपको जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। उस संधि हो जाने के बाद में जब महाराणा जवान सिंह मेवाड़ के शासक बने तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग था। और 1832 में महाराणा जवान सिंह के शासक बनने के बाद में 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग ने अपना अजमेर में एक दरबार आयोजित किया था। और महाराणा जवान सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग के अजमेर दरबार में भाग लिया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जवान सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग के अजमेर दरबार में भाग लिया था। महाराणा जवान सिंह के बारे में कहा जाता है कि महाराणा जवान सिंह इस लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग के अजमेर दरबार में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। क्यों नहीं सम्मिलित होना चाहते थे? तो देखिए, समझिएगा। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग ने महाराणा जवान सिंह को अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए आग्रह किया, तब महाराणा जवान सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारे पूर्वज तो कभी मुगलों के सामने उपस्थित नहीं हुए, आप तो अंग्रेज हैं, आपके सामने हम कैसे उपस्थित हो सकते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग ने क्या किया कि उस समय जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मिस्टर लॉकेट। लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर लॉकेट से यह कहा कि आप मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह के पास में जाइए और उनसे यह कहिए कि माना कि मुगल आपके शत्रु थे, लेकिन हम आपके शत्रु नहीं है, हम आपके मित्र हैं, इसीलिए आप निश्चिंत होकर के मेरे दरबार में उपस्थित हो सकते हैं, हमें अपना मित्र समझिए। तो इस डायलॉग का आप ध्यान रखना, कई बार इस प्रकार के डायलॉग देकर के, इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, लिखिए। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग ने जवान सिंह को अपने अजमेर दरबार में आमंत्रित करने हेतु मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर लॉकेट के माध्यम से जवान सिंह से यह कहा कि माना आपके पूर्वज कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए, किंतु मुगल आपके शत्रु थे और हम आपके मित्र हैं, इसीलिए जवान सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिक बैग के अजमेर दरबार में भाग लिया था। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकते हैं कि महाराणा जवान सिंह मेवाड़ के वे प्रथम शासक थे जिन्होंने किसी दूसरी सत्ता को अपने आप से सुपीरियर समझते हुए उनके सामने, उनके दरबार में उपस्थित हुए थे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब देखिए, जब हमने रावल रतन सिंह का इतिहास पढ़ा था, महारानी पद्मिनी का इतिहास पढ़ा था, तब हमने एक बात क्या देखी थी कि जब 1301 ईस्वी के आसपास रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं तो उनका एक भाई होता है, उसका नाम होता है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण उस समय मेवाड़ को छोड़ करके नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में जाकर के अपने एक नए साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। 1301 ईस्वी से जब कुंभकर्ण नेपाल गए थे तब से लेकर महाराणा जवान सिंह के शासनकाल तक मेवाड़ और नेपाल के शासकों के मध्य किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था। लेकिन महाराणा जवान सिंह के शासनकाल के अंतिम समय में लगभग 1838 ईस्वी के आसपास में नेपाल के एक शासक थे, उनका नाम था राजेंद्र विक्रम शाह। राजेंद्र विक्रम शाह ने महाराणा जवान सिंह के पास में मेवाड़ अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था और अपना प्रतिनिधि मंडल भेज करके महाराणा जवान सिंह से अपने संपर्क फिर से स्थापित किए थे। नेपाल के शासक का नाम क्या है? राजेंद्र विक्रम शाह है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जवान सिंह के अंतिम समय में नेपाल के महाराजा राजेंद्र विक्रम शाह ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल महाराणा जवान सिंह के पास में भेजा था और मेवाड़ नेपाल संबंधों को फिर से स्थापित किया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब देखिए, महाराणा जवान सिंह का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था। महाराणा जवान सिंह के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बने उनका नाम था महाराणा सरदार सिंह। और जो महाराणा सरदार सिंह का शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1838 से लेकर के सन 1842 ईस्वी तक। महाराणा सरदार सिंह महाराणा जवान सिंह के दत्तक पुत्र थे। महाराणा जवान सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए महाराणा जवान सिंह ने महाराणा सरदार सिंह को गोद लिया था। बेसिकली महाराणा सरदार सिंह बागोर ठिकाने के एक जागीरदार थे, उनका नाम था शिवदान सिंह। शिवदान सिंह के पुत्र थे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा सरदार सिंह बागोर ठिकाने के जागीरदार शिवदान सिंह के पुत्र थे और महाराणा सरदार सिंह बागोर ठिकाने के जागीरदार शिवदान सिंह से गोद लिए गए थे।
महाराणा सरदार सिंह का शासनकाल भी बहुत अधिक लंबा नहीं था। इनके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना रही वो क्या रही कि महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में भीलों का उपद्रव बहुत अधिक बढ़ गया था। इसीलिए महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में अंग्रेज सरकार ने उदयपुर के कोटड़ा एवं खैरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी सन 1841 ईस्वी में। और जो मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी, दो अंग्रेज अधिकारियों की अनुशंसा पर की गई थी। उन अंग्रेज अधिकारियों का नाम क्या क्या है? कर्नल सदरलैंड एवं रॉबिन्सन। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा सरदार सिंह के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1841 में कर्नल रॉबिन्सन एवं कर्नल सदरलैंड के सुझाव से वर्तमान उदयपुर के खैरवाड़ा एवं कोटड़ा में मेवाड़ भील कोर का गठन किया था। और देखिए, ये जो दो छावनी है इसकी स्थापित की गई थी मेवाड़ भील कोर की, लेकिन जो मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय स्थापित किया गया था वो खैरवाड़ा में स्थापित किया गया था। इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खैरवाड़ा उदयपुर में बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ भील कोर का जो उस समय जो कुल खर्च था वो 1,20,000 रुपये था। और उस 1,20,000 रुपये में से मेवाड़ के हिस्से में से 50,000 रुपये लिए जाते थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मेवाड़ भील कोर के कुल खर्च 1,20,000 रुपये में से 50,000 रुपये मेवाड़ राज्य से लिए जाते थे। लेकिन देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना किन अंग्रेज अधिकारियों के सुझाव से की गई थी, तो कर्नल रॉबिन्सन एवं कर्नल सदरलैंड। लेकिन अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना का सर्वप्रथम सुझाव किस अंग्रेज अधिकारी ने दिया था, तो किसने दिया था? कर्नल स्पीयर्स ने। और किसके शासनकाल में दिया था? महाराणा जवान सिंह के शासनकाल में दिया था 1838 में। लेकिन उस सुझाव में क्या था कि मेवाड़ भील कोर का जो भी खर्च है 1,20,000 रुपये, ये संपूर्ण खर्च महाराणा जवान सिंह को देना पड़ रहा था। इसीलिए महाराणा जवान सिंह ने उस समय मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जो सुझाव था उसको माना नहीं। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की अनुमति नहीं दी थी महाराणा जवान सिंह ने। तो देखिए, लिखिए, सर्वप्रथम मेवाड़ भील कोर के गठन का सुझाव कर्नल स्पीयर्स ने 1838 में महाराणा जवान सिंह के शासनकाल में दिया था। परंतु इस सुझाव में मेवाड़ भील कोर का संपूर्ण खर्च मेवाड़ के महाराणा से लिए जाने का प्रावधान था। इसीलिए उस समय महाराणा जवान सिंह ने मेवाड़ भील कोर के गठन की सहमति नहीं दी थी। और देखिए, वास्तव में अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना क्यों की थी, तो इसके पीछे जो किताबों में कारण लिखा हुआ मिलता है वो क्या मिलता है कि अंग्रेजों ने भीलों का स्थायी दमन करने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। लेकिन देखिए, ये पूरा सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। बल्कि अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि उस समय जो भीलों का मुख्य कार्य था वो लूटपाट करना था। और इससे अंग्रेज काफी परेशान थे। अंग्रेज चाहते थे कि कैसे भी करके जो भीलों की लूटपाट है इसको रोका जाए। तब अंग्रेजों ने ये सोचा कि जो भील लूटपाट किया करते हैं, अगर उन्हीं को रक्षा का काम सौंप दिया जाएगा तो लूटपाट होने का डर ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा कारण क्या था कि भीलों के पास में उस समय रोजगार का कोई साधन नहीं था। अंग्रेज मेवाड़ भील कोर का गठन करके इस सेना में भीलों को भर्ती करके उनको रोजगार देके उनको मुख्य धारा में लाना चाहते थे। तो एक कारण इसका यह भी था। तो चलिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब देखिए, महाराणा सरदार सिंह का शासनकाल भी बहुत लंबा नहीं था, जल्दी इनकी मृत्यु हो गई। और जब महाराणा सरदार सिंह की मृत्यु हुई तो इनके भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इनके भी कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए इन्होंने अपने छोटे भाई, जिनका नाम था स्वरूप सिंह को गोद लिया था। और महाराणा सरदार सिंह के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बने वो कौन बने? महाराणा सरदार सिंह के छोटे भाई स्वरूप सिंह। तो देखिए, महाराणा स्वरूप सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1842 से लेकर के सन 1861 ईस्वी तक। देखिए, लिखिए, महाराणा स्वरूप सिंह बागोर ठिकाने से गोद लिए गए थे एवं यह महाराणा सरदार सिंह के छोटे भाई थे। महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल की जो सबसे प्रमुख घटना रही वो क्या रही कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह ही थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इस बात का भी ध्यान रखना। देखिए, महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी। महाराणा स्वरूप सिंह का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था, जब हम 1857 की क्रांति को एक अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे तब वहां पर चर्चा करेंगे डिटेल से कि महाराणा स्वरूप सिंह ने किस किस प्रकार से अंग्रेजों की सहायता की थी। अब देखिए, महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ में नए सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ करवाया था। उन सिक्कों को कहा जाता है स्वरूप शाही सिक्के। और स्वरूप शाही सिक्के चांदी के सिक्के थे। और इस सिक्के पे एक और तो चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था, जबकि दूसरी ओर दोस्ती लंघन या दोस्ती लंदन अंकित था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में कर्नल रॉबिन्सन को सूचना देकर मेवाड़ में चांदी के स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन किया था, जिसमें
एक और चित्रकूट उदयपुर एवं दूसरी ओर दोस्ती लंदन या दोस्ती लंदन अंकित था। इसके अलावा जो आपको एक और बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में ही चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिर गई थी, आसमानी बिजली उसके ऊपर गिर गई थी, जिससे उसकी 9वीं मंजिल टूट गई थी। उस 9वीं मंजिल को महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा स्वरूप सिंह के समय चित्तौड़ के विजय स्तंभ पर बिजली गिरने से उसकी 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया था। इसके अलावा देखिए, महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान कुछ सामाजिक सुधार भी किए थे। 1844 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने राज्य मेवाड़ में कन्यावध पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, 1844 में महाराणा स्वरूप सिंह ने कन्यावध पर पूर्ण रोक लगाई थी। इसके साथ ही महाराणा स्वरूप सिंह ने सन 1853 में जो मेवाड़ भील कोर का कमांडेंट था जेसी बुक्र के प्रयास से, जेसी बुक्र के कहने से अपने राज्य मेवाड़ में डायन प्रथा या डाकन प्रथा की समाप्ति की घोषणा भी की थी। लेकिन दुर्भाग्य से डायन प्रथा या डाकन प्रथा की समाप्ति महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में नहीं हो पाई। लेकिन महाराणा स्वरूप सिंह के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बने महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में डायन प्रथा या डाकन प्रथा की पूर्ण समाप्ति हुई थी। तो देखिए, लिखिए, 1853 में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जेसी बुकर के प्रयास से स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा की समाप्ति का आदेश जारी किया था, किंतु डाकन प्रथा की पूर्ण समाप्ति महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में हुई थी। महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में डायन प्रथा या डाकन प्रथा की समाप्ति नहीं हो पाई थी। लेकिन देखिए, आदेश इन्होंने जारी किया था डायन प्रथा या डाकन प्रथा की समाप्ति का। इसके अलावा 15 अगस्त सन 1861 में महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या किया था, सती प्रथा एवं समाधि प्रथा दोनों पर रोक लगाने के लिए एक साथ आदेश जारी किया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 15 अगस्त 1861 को महाराणा स्वरूप सिंह ने सती प्रथा एवं समाधि प्रथा दोनों पर रोक लगाने की आज्ञा जारी करी थी। लेकिन हुआ क्या कि जब 1861 में महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु पर इनके साथ इनकी एक पासवान थी, उसका नाम था एंजाबाई सती हुई थी। तो इस प्रकार से जो एंजाबाई महाराणा स्वरूप सिंह के साथ में सती हुई थी सन 1861 में, ऐसा कहा जाता है कि एंजाबाई मेवाड़ महाराणाओं के साथ में सती होने वाली अंतिम महिला थी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, परंतु 1861 में इनकी मृत्यु पर अर्थात स्वरूप सिंह की मृत्यु पर इनकी पासवान एंजाबाई सती हुई थी और यह मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। इसके बाद में किसी भी मेवाड़ के महाराणा की जब मृत्यु हुई उनके साथ में कोई भी सती नहीं हुआ था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, सती प्रथा को लेकर के एक दो चीजें आपको और ध्यान रखनी चाहिए। भारत में सती प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? भारत में सती प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंकबैक ने 1829 में की थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भारत में सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंकबैक ने 1829 में रोक लगाने का आदेश जारी किया था। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजपूताने का वह प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, तो देखिए, राजपूताने के प्रथम शासक कौन थे? सवाई जयसिंह। जयपुर या आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रथम प्रयास किया था, लेकिन मुगलों के समय में। तो देखिए, राजपूताना में सती प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास मुगलों के समय में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। परंतु जब अंग्रेजों के अधीन हो गए थे हम, अंग्रेजों की अधीनता के बाद में अंग्रेजों के समय में जो इसके लिए कानून बना था, सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध किसने कानून बनाया था? तो बूंदी के एक शासक थे, उनका नाम था राव विष्णु सिंह। राव विष्णु सिंह ने 1822 में अपने राज्य बूंदी में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अंग्रेजों के अधीन होने के बाद में इस प्रथा को समाप्त करने का प्रथम प्रयास बूंदी के शासक राव विष्णु सिंह ने किया था। 1822 में राव विष्णु सिंह ने सती प्रथा को अपने राज्य बूंदी में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान या राजपूताने में सती प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो जयपुर या आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया था, प्रयास किए थे। और अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान या राजपूताने में सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने के लिए कानून किसने बनाया था या कानून बना करके सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था, तो बूंदी के शासक राव विष्णु सिंह ने सती प्रथा के विरुद्ध 1822 में कानून बनाया था और कानून बना करके सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। इसके अलावा आपको महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में जो अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या है? महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान कुछ आर्थिक सुधार भी किए थे। महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में रुपयों के साहूकारी लेन देन के लिए एक रावली दुकान की स्थापना की थी और कोठारी केसरी सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा स्वरूप सिंह ने साहूकारी ढंग से रुपयों का लेन देन करने हेतु मेवाड़ में रावली दुकान खोली एवं कोठारी
कोठारी केसरी सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया था। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, जब सन 1861 में महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय महाराणा स्वरूप सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इनके कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बने वो महाराणा स्वरूप सिंह के गोद लिए हुए पुत्र, जिनका नाम था महाराणा शंभू सिंह। महाराणा शंभू सिंह महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के अगले शासक बने थे। तो देखिए महाराणा शंभू सिंह, महाराणा शंभू सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1861 से लेकर के सन 1874 ईस्वी तक, सन 1861 से लेकर के सन 1874 ईस्वी तक। और महाराणा स्वरूप सिंह ने महाराणा शंभू सिंह को बागौर ठिकाने से गोद लिया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए महाराणा शंभू सिंह भी बागौर ठिकाने से गोद लिए गए थे, और ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा स्वरूप सिंह ने महाराणा शंभू सिंह को गोद लिया था उस समय महाराणा शंभू सिंह बिल्कुल नाबालिग थे, बिल्कुल बच्चे थे। इसीलिए मेवाड़ के राजकीय कार्य को, मेवाड़ के शासन प्रशासन को संभाल नहीं सकते थे। इसीलिए महाराणा शंभू सिंह जब मेवाड़ के शासक बने थे सन 1861 में, इस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मिस्टर टेलर। मिस्टर टेलर ने क्या किया, मेवाड़ के जो भी बड़े सामंत थे उनको अपने पास में बुलाया और एक पंचायत का निर्माण किया, और मेजर टेलर खुद उस पंचायत के अध्यक्ष बने। उस पंचायत को कहा जाता है रीजेंसी काउंसिल, और उस रीजेंसी काउंसिल ने ही महाराणा शंभू सिंह जब नाबालिग थे तो मेवाड़ का शासन प्रशासन संभाला था। तो देखिए शासक बनने के समय महाराणा शंभू सिंह नाबालिग थे, इसीलिए मेवाड़ के शासन प्रबंध के लिए पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल या पंच सरदारी की स्थापना की गई। और इस पंच सरदारी के सदस्य कौन कौन थे? मेवाड़ के जो बड़े सामंत थे इसके सदस्य थे, और मेजर टेलर इसके अध्यक्ष थे। एक बार इन नामों को पढ़ लेना ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको, इतने सारे नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम रीजेंसी काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो महाराणा शंभू सिंह किस वर्ष मेवाड़ के शासक बने थे? 1861। तो 1861 में ही रीजेंसी काउंसिल की स्थापना हुई थी मेवाड़ में, इस बात का आप ध्यान रखना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मेजर टेलर थे। अब देखिए 1861 में जब रीजेंसी काउंसिल की स्थापना हुई थी तो एक वर्ष के बाद में ही सन 1862 में ही अंग्रेजी सरकार ने इस मेजर टेलर का ट्रांसफर कर दिया, मेजर टेलर को कहीं दूसरी जगह भेज दिया। इसीलिए मेजर टेलर के स्थान पर जो मेवाड़ के नए पॉलिटिकल एजेंट आए उनका नाम था कर्नल ईडन। और कर्नल ईडन ने क्या किया, इस रीजेंसी काउंसिल में कुछ जरूरी बदलाव किए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए मार्च 1862 में मेजर टेलर के स्थान पर कर्नल ईडन को मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया, जिसने रीजेंसी काउंसिल में कुछ जरूरी बदलाव किए। सबसे बड़ा बदलाव तो क्या किया, कर्नल ईडन ने मेवाड़ में आकर के महाराणा शंभू सिंह के समय महाराणा शंभू सिंह के नाम पर एक आधुनिक सेना का गठन किया। उस सेना को कहा जाता है शंभू पलटन। तो देखिए एक बार, मेवाड़ में आधुनिक सेना का गठन किया जिसका नाम महाराणा शंभू सिंह के नाम पर शंभू पलटन रखा गया। और क्या किया कर्नल ईडन ने, ये जो पंच सरदारी या रीजेंसी काउंसिल के सदस्य थे इन सदस्यों में कुछ बदलाव किया, कुछ नए सदस्यों की नियुक्ति की, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए कर्नल ईडन ने पंडित लक्ष्मण राव को रीजेंसी काउंसिल का मीर मुंशी, पंडित गोविंद राव को शायर अर्थात चुंगी का दरोगा एवं मौलवी मोहम्मद निजामुद्दीन खान को दीवानी एवं फौजदारी का अफसर नियुक्त करके रीजेंसी काउंसिल में जरूरी बदलाव किए थे। लेकिन देखिए कर्नल ईडन ने इस रीजेंसी काउंसिल में जो बदलाव किए थे वे बदलाव रीजेंसी काउंसिल के इन सदस्यों को पसंद नहीं आए। इसका एक और कारण था कि इस रीजेंसी काउंसिल में इस कोठारी केसरी सिंह को अधिक महत्व दिया जाता था, इनका प्रभाव अधिक था। इसीलिए रीजेंसी काउंसिल के अन्य सदस्य कोठारी केसरी सिंह पर नाराज थे और इन सदस्यों के आपसी स्वार्थों से परेशान होकर के सन 1863 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रीजेंसी काउंसिल को भंग कर दिया। और यहाँ पर आपको एक और बात समझनी चाहिए। देखिए महाराणा शंभू सिंह मेवाड़ के शासक कब बने हैं? सन 1861 में। अंग्रेजों ने सन 1860 में ही संपूर्ण भारत में भारतीय दंड संहिता लागू कर दी थी। भारतीय दंड संहिता क्या होती है? इंडियन पेनल कोड या ताजीरात हिंद। भारतीय दंड संहिता अर्थात कि जितने भी अपराध होते हैं उन सभी अपराधों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए थे और अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग प्रकार की सजाएं निर्धारित कर दी गई थी। अंग्रेजों ने क्या किया, सन 1863 ईस्वी में रीजेंसी काउंसिल के इन सदस्यों के आपसी स्वार्थों के कारण रीजेंसी काउंसिल को तो भंग कर दिया और मेवाड़ में रीजेंसी काउंसिल के स्थान पर एक अदालत की स्थापना कर दी। और उस अदालत को क्या कहा जाता है? उस अदालत को कहा जाता है अहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़। और उस अदालत के द्वारा इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसमें न्याय कार्य होने लगा और अहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़ नाम की अदालत क्या करने लगी? मेवाड़ का शासन प्रबंध करने लगी, मेवाड़ का राजकीय कार्य संभालने लगी। तो देखिए
1863 में रीजेंसी काउंसिल के सदस्यों के आपसी स्वार्थों एवं कोठारी केसरी सिंह की ज्यादा महत्ता के कारण अंग्रेजी सरकार ने रीजेंसी काउंसिल को भंग करके एहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़ नाम की कचहरी अर्थात अदालत स्थापित करके मेहता गोकुलचंद तथा लक्ष्मण राव को इसमें नियुक्त कर दिया एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार न्याय कार्य होने लगा। और देखिए यहाँ पर आपके लिए हिडन क्वेश्चन भी बनता है। मान लीजिए अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, तो सन 1860 में लागू हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय दंड संहिता मेवाड़ में किस वर्ष लागू हुई थी, तो देखिए हमने क्या पढ़ा है अभी कि अंग्रेजों ने सन 1863 ईस्वी में रीजेंसी काउंसिल को भंग कर दिया था और रीजेंसी काउंसिल के स्थान पर अंग्रेजों ने मेवाड़ में एहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़ नाम की अदालत की स्थापना करी थी और इस अदालत में भारतीय दंड संहिता 1860 के अकॉर्डिंग ही न्याय कार्य होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ में भारतीय दंड संहिता सन 1863 में लागू हुई थी। और यहाँ पर आप एक बात और समझिएगा कि जब अंग्रेजों ने एहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़ की स्थापना की तो अंग्रेजों ने मेवाड़ के कुछ लोकल कानूनों को खत्म कर दिया था और उनमें से जो सबसे बड़ा कानून था उस कानून को कहा जाता है आण प्रथा। आण प्रथा क्या होती है? स्वामी भक्ति की शपथ। अंग्रेजों ने आण प्रथा की भी समाप्ति कर दी थी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए 23 दिसंबर 1863 को अंग्रेज सरकार ने आण प्रथा अर्थात स्वामी भक्ति की शपथ को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। देखिए आण प्रथा क्या होती है? वैसे तो अलग अलग संदर्भों में आण प्रथा का अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आण प्रथा का अर्थ क्या है और अंग्रेजों ने इस प्रथा की समाप्ति क्यों की थी। तो समझिएगा, महाराणा शंभू सिंह के समय तक मेवाड़ में क्या था कि मान लीजिए आपको उधार पैसा चाहिए, तो आपको उधार पैसा कहाँ से मिलेगा? या तो किसी साहूकार के पास से या किसी महाजन के पास से। जब कोई साहूकार या महाजन आपको उधार पैसा देता था तो किस आधार पर देता था? आण प्रथा के आधार पर देता था। साहूकार या महाजन व्यक्ति आपसे मेवाड़ के महाराणा की या मेवाड़ के राजा की कसम खिलवाता था कि मेवाड़ के राजा की कसम खा करके बोलिए, मेवाड़ के राज दरबार की कसम खा करके बोलिए कि आप मुझे मेरा पैसा टाइम पर चुका देंगे, अगर नहीं चुकाया तो हम आपकी जमीन पर, आपके मकान पर कब्जा कर लेंगे। अब गरीब व्यक्ति को तो पैसे चाहिए, वो क्या करता था? मेवाड़ के राजा की या मेवाड़ के राज दरबार की कसम खा करके बोल देता था कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको समय पर चुका दूंगा, और अगर नहीं चुका पाया तो आप मेरी जमीन पर और मेरे मकान पर आप कब्जा कर लीजिएगा। ये सब देख करके अंग्रेजों ने क्या देखा कि गरीब व्यक्ति समय पर पैसा नहीं चुका रहा है और महाजन व्यक्ति एवं साहूकार व्यक्ति गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया करते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने उन साहूकार व्यक्तियों से, उन महाजन व्यक्तियों से यह कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को आण प्रथा के आधार पर पैसा उधार नहीं देंगे, आप उनसे एग्रीमेंट करिए और उस एग्रीमेंट के आधार पर उनको पैसा उधार दीजिए। और फिर भी मान लीजिए वो गरीब व्यक्ति आपको समय पर पैसा नहीं चुका पाता है तो उसकी जमीन पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, बल्कि इस एहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़ में उस गरीब व्यक्ति के विरुद्ध आप केस दर्ज करवाइए। फिर हमारे जो जज बैठे हैं वो सुनवाई करेंगे और सुनवाई करके जज जो फैसला देंगे, जो मजिस्ट्रेट वहां पे बैठेंगे, जो फैसला सुनाएंगे, वो आपको भी मानना पड़ेगा और उस गरीब व्यक्ति को भी मानना पड़ेगा। ये सब देख करके जो मेवाड़ के महाजन थे और मेवाड़ के साहूकार थे वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि ऐसे तो हमारे पैसे को चुकाएगा ही नहीं और पता नहीं इस अदालत में जो केस चलेगा वो कितना लंबा चलेगा और जजों का फैसला क्या आएगा। क्योंकि आण प्रथा में तो एक तरफा फैसला था, अगर पैसे नहीं चुकाए तो जमीन पे कब्जा कर लेंगे, अदालत का तो कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए मेवाड़ के जो महाजन थे उनमें से एक नगर सेठ चंपालाल बजाज थे। नगर सेठ चंपालाल की बजाज की अध्यक्षता में मेवाड़ में 1 जनवरी 1864 में इस आण प्रथा की समाप्ति के विरोध में और इस एहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़ नाम की अदालत की स्थापना के विरोध में हड़ताल की गई थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए इन अदालतों की स्थापना के विरोध एवं आण प्रथा को समाप्त किए जाने के विरोध में उदयपुर में नगर सेठ चंपालाल बजाज की अगुवाई में 1 जनवरी 1864 को हड़ताल की गई थी। इसके अलावा आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? देखिए अभी महाराणा स्वरूप सिंह के शासन काल में हमने क्या पढ़ा है, सन 1853 में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जेसी बुकर के प्रयास से महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा या डायन प्रथा की समाप्ति का आदेश जारी किया था, किंतु डाकन प्रथा की पूर्ण समाप्ति महाराणा शंभू सिंह के शासन काल में हुई थी। आदेश जारी तो महाराणा स्वरूप सिंह ने किया था, लेकिन समाप्ति किसके शासन काल में हुई थी डायन प्रथा की? महाराणा शंभू सिंह के शासन काल में। ऐसे ही महाराणा स्वरूप सिंह ने सती प्रथा एवं समाधि प्रथा दोनों पर रोक लगाने की आज्ञा जारी करी थी, परंतु महाराणा स्वरूप सिंह की इस आज्ञा को इनकी पासवान एंजाबाई ने तोड़ दिया था, क्योंकि एंजाबाई महाराणा स्वरूप सिंह के साथ में सती हुई थी। इस प्रकार से सती प्रथा की समाप्ति का आदेश तो महाराणा स्वरूप सिंह ने जारी किया था, लेकिन सती प्रथा की भी पूर्ण समाप्ति महाराणा शंभू सिंह के शासन काल में हुई थी। तो इन पर आप कंफ्यूज मत होना। देखिए लिखिए, महाराणा शंभू सिंह ने डायन प्रथा या डाकन प्रथा पर
पूर्ण रोक लगाई तथा महाराणा स्वरूप सिंह के समय सती प्रथा पर लगाई गई रोक को कठोरता से लागू किया, जिससे मेवाड़ में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, अर्थात सती प्रथा हमेशा हमेशा के लिए मेवाड़ में खत्म हो गई थी। महाराणा शंभू सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिनके साथ में कोई भी सती नहीं हुई थी, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए, कर्नल ईडन ने मेवाड़ में सती एवं दास प्रथा को रोकने के लिए भी कड़ी आज्ञाएं जारी की थी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल के दौरान ही अंग्रेज सरकार राजस्थान एवं मालवा को, अर्थात राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को आपस में लिंक करना चाहते थे। इसीलिए राजपुताना मालवा नाम की एक रेल लाइन का निर्माण करना चाहते थे। उस राजपुताना मालवा रेलवे लाइन के लिए महाराणा शंभू सिंह ने अपने मेवाड़ में मुफ्त में जमीन भी दी थी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने राजपुताना मालवा रेलवे को रेलवे लाइन बिछाने के लिए मुफ्त जमीन देने की घोषणा भी की थी। और ठीक ऐसे ही महाराणा शंभू सिंह ने अपने राज्य मेवाड़ में उदयपुर से खैरवाड़ा तक एवं उदयपुर से नीमच तक पक्की सड़क का निर्माण भी करवाया था, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने उदयपुर से खैरवाड़ा एवं नीमच तक सड़क का निर्माण भी करवाया था। ठीक ऐसे ही सन 1863 ईस्वी में महाराणा शंभू सिंह ने पहली बार अपने राज्य मेवाड़ में एक सरकारी स्कूल का निर्माण भी करवाया था, और उस सरकारी स्कूल को कहा जाता है शंभू रत्न पाठशाला, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, 1863 में महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में उदयपुर में पहला सरकारी मदरसा या पहली सरकारी स्कूल खोली गई थी, जिसका नाम शंभू रत्न पाठशाला रखा गया था। देखिए, जो किताबों में शब्द मिलता है इसके लिए, वो मिलता है पहला सरकारी मदरसा, तो मैंने आपके लिए वही लिखा है, जबकि शंभू रत्न पाठशाला इसका नाम रखा गया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में ही सन 1863 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने मेवाड़ में देवस्थान विभाग की स्थापना की थी, और देवस्थान विभाग की स्थापना करके मेवाड़ में जितने भी बड़े मंदिर थे उनसे जो आय प्राप्त होती थी, उस आय को देवस्थान विभाग के सुपुर्द कर दिया गया था, और उस पैसे को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर एवं अकाल राहत कार्यों पर खर्च किया जाने लगा था। तो देखिए, 1863 में अंग्रेज सरकार ने देवस्थान विभाग की स्थापना करके मेवाड़ के बड़े मंदिरों की आय पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर लिया था, एवं इस धन को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर एवं अकाल राहत कार्यों पर व्यय किया जाने लगा। तो देखिए, देवस्थान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में हुई थी मेवाड़ में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सन 1866 में महाराणा शंभू सिंह बालिग हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और महाराणा शंभू सिंह के बालिग होने पर सन 1866 ईस्वी में अंग्रेज सरकार इस अहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़ नाम की अदालत को भंग कर देती है, और महाराणा शंभू सिंह को उनके वास्तविक अधिकार प्रदान कर देती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, वयस्क होने पर 1866 में अहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़ को भंग करके महाराणा शंभू सिंह को उनके वास्तविक राज्याधिकार प्रदान कर दिए गए। जब अंग्रेजों ने महाराणा शंभू सिंह को उनके वास्तविक राज्याधिकार प्रदान किए, तो उसके बाद में महाराणा शंभू सिंह ने क्या किया? 5 जुलाई सन 1866 ईस्वी को मेवाड़ में एक नई अदालत की स्थापना करी, और उस अदालत का नाम रखा गया खास कचहरी। तो देखिए, तब 5 जुलाई 1866 में महाराणा शंभू सिंह ने खास कचहरी की स्थापना करी, और कुछ समय के बाद में महाराणा शंभू सिंह ने 23 दिसंबर सन 1869 को एक और नई अदालत की स्थापना करी, और उस अदालत को कहा जाता है महकमा खास। और महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खास का मंत्री या सेक्रेटरी किसको बनाया था? मेहता पन्नालाल को। देखिए, 23 दिसंबर 1869 को महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खास नाम की अदालत की स्थापना करी, और मेहता पन्नालाल को इसका सेक्रेटरी अर्थात मंत्री बनाया गया। और इसके बाद में महाराणा शंभू सिंह ने क्या किया? महाराणा शंभू सिंह ने अपने मेवाड़ में या उदयपुर में प्रधान के पद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और जो प्रधान के अधिकार थे वो किसको प्रदान कर दिए गए? मेहता पन्नालाल को, जो कि महकमा खास के सेक्रेटरी थे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, कुछ समय के बाद में प्रधान के अधिकार महकमा खास के सेक्रेटरी अर्थात मंत्री को देकर मेवाड़ राज्य में प्रधान का पद समाप्त कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा है कि महाराणा शंभू सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान प्रधान के पद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। हमेशा हमेशा का तो पता नहीं है, लेकिन महाराणा शंभू सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ में प्रधान के पद को समाप्त कर दिया था, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो मेहता पन्नालाल हैं, मेहता पन्नालाल को पन्नालाल कोठारी के नाम से भी जाना जाता है, और एक ये बहुत ही गुणी व्यक्ति थे। इन्होंने मेवाड़ के 3 महाराणाओं के साथ में काम किया था महकमा खास के सेक्रेटरी के रूप में। तो देखिए,
पन्नालाल कोठारी मेवाड़ के 3 महाराणाओं शंभू सिंह, सज्जन सिंह एवं फतेह सिंह के समय तक महकमा खास के सेक्रेटरी अर्थात मंत्री रहे थे। मेहता पन्नालाल कोठारी बहुत गुणी व्यक्ति थे, इसीलिए इनको अंग्रेजों ने भी सम्मानित किया था। अंग्रेजों ने इनको कुछ उपाधियां प्रदान की थी, तो उनका भी आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, अंग्रेज सरकार ने पन्नालाल को राय एवं CIE की उपाधि प्रदान की थी, तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा शंभू सिंह ने उदयपुर में नई दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना भी की थी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने उदयपुर में नई दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की भी स्थापना की थी। दीवानी अदालत क्या होती है? ऐसी अदालत जिसमें जमीन जायदाद के या बंटवारे के मुकदमों की सुनवाई होती है, मतलब कि जमीन के डिस्प्यूट के मुकदमों की सुनवाई होती है, उसको दीवानी अदालत कहा जाता है। और फौजदारी अदालत क्या होती है? ऐसी अदालत जिसमें कि क्राइम से संबंधित, अपराध से संबंधित ऐसे केसों की सुनवाई जिनमें किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है, उन अदालतों को कहा जाता है फौजदारी अदालत। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा शंभू सिंह ने दीवानी एवं फौजदारी अदालतों के कायदे, इनके नियम भी जारी किए थे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने दीवानी एवं फौजदारी अदालतों के कायदे भी जारी किए थे। इसके अलावा जो अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? महाराणा शंभू सिंह ने 1870 के लॉर्ड मेयो के दरबार में भी भाग लिया था, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने 1870 के लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में भी भाग लिया था, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपको अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने महाराणा शंभू सिंह को एक उपाधि प्रदान की थी, तो उस उपाधि का भी आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, कर्नल ब्रुक ने महाराणा शंभू सिंह को हबेब ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की थी, तो इसका भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान उदयपुर में इतिहास विभाग की भी स्थापना की थी, लेकिन इतिहास विभाग अच्छे से काम नहीं कर पाया, इसीलिए महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल के दौरान ही इतिहास विभाग बंद भी हो गया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने इतिहास विभाग की स्थापना की, परंतु कुछ समय के बाद में इतिहास विभाग बंद हो गया था। इसके अलावा महाराणा शंभू सिंह ने क्या किया कि जो मेवाड़ में उदयपुर में जावर की खान है, जो चांदी की खान है, चांदी की खान बंद पड़ी हुई थी। महाराणा शंभू सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में उस चांदी की खान को, जावर की खान को पुनः शुरू करवाया था, लेकिन उसमें से अत्यधिक चांदी का खनन नहीं हो पाया, इसीलिए उसको फिर से बंद कर दिया गया। तो देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने प्रोफेसर बुशल की अध्यक्षता में बंद पड़ी जावर की चांदी की खान को पुनः शुरू किया था, परंतु अधिक खनन नहीं होने से इस खान को फिर से बंद कर दिया गया। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि जो उदयपुर के छात्र थे या मेवाड़ के छात्र थे, महाराणा शंभू सिंह ने उन मेवाड़ के छात्रों के लिए जो कि अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ा करते थे और अजमेर में रहा करते थे, उनके रहने के लिए अजमेर में उदयपुर हाउस हॉस्टल का निर्माण भी करवाया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले उदयपुर के छात्रों के लिए या मेवाड़ के छात्रों के लिए महाराणा शंभू सिंह ने अजमेर में क्या करवाया था? अजमेर में उदयपुर हाउस हॉस्टल का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा शंभू सिंह ही मेवाड़ के वे प्रथम शासक थे जिन्होंने मेवाड़ में 2 अस्पतालों का निर्माण करवाया था, एक उदयपुर शहर में और एक उदयपुर शहर के बाहर। तो देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने ही सर्वप्रथम मेवाड़ में 2 अस्पतालों का निर्माण करवाया था, और कहां पर करवाया था? एक तो उदयपुर शहर में तथा एक उदयपुर शहर के बाहर। लेकिन मेवाड़ के भविष्य में एक महाराणा होंगे, उनका नाम होगा महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह इन दोनों अस्पतालों को बंद कर देंगे, और एक अंग्रेज अधिकारी होता है, उसका नाम होता है कर्नल वाल्टर। कर्नल वाल्टर के नाम पर महाराणा सज्जन सिंह इन दोनों अस्पतालों को बंद करके एक बड़ा अस्पताल खोल देते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, इन दोनों अस्पतालों को बंद करके महाराणा सज्जन सिंह ने वाल्टर के नाम पर एक बड़ा अस्पताल खोला था, भविष्य में खोलेंगे भी, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा शंभू सिंह ने सर्वप्रथम मेवाड़ को 7 संभागों में बांट दिया था, और उन 7 में से 5 संभागों में प्रत्येक संभाग में एक पुलिस मजिस्ट्रेट अर्थात नायब फौजदार की नियुक्ति कर दी थी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने ही मेवाड़ को 7 संभागों में बांटकर उनमें से 5 संभागों में एक पुलिस मजिस्ट्रेट अर्थात नायब फौजदार की नियुक्ति करके पुलिस का
अच्छा बंदोबस्त किया था। इसके अलावा हमने भी बात करी है कि महाराणा शंभू सिंह के नाम पर कर्नल ईडन ने शंभू पलटन नाम की सेना का गठन भी किया था, उसमें 299 सैनिक थे। देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने पुलिस व्यवस्था के लिए 299 सिपाहियों की शंभू पलटन नाम की पैदल सेना का गठन भी किया था। और इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा शंभू सिंह ने ही अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ में जेल का नया बंदोबस्त भी शुरू करवाया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में ही जेल का नया बंदोबस्त भी शुरू हुआ था। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखना, सन 1868 ईस्वी में अंग्रेजों ने महाराणा शंभू सिंह के साथ में एक संधि की थी। उस संधि को कहा जाता है बंदी प्रत्यार्पण संधि। बंदी प्रत्यार्पण संधि क्या होती है कि एक दूसरे के मुजरिमों को आप एक दूसरे को सौंपेंगे, उनको शरण नहीं देंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, 1868 में महाराणा शंभू सिंह एवं अंग्रेज सरकार के मध्य एक दूसरे के मुजरिमों को सौंपने की संधि हुई, जिसको क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यार्पण संधि कहा जाता है। मान लीजिए भी आपको अपराध करके पाकिस्तान में भाग जाएंगे तो पाकिस्तान कभी भी भारत को नहीं सौंपेगा, आपको पाकिस्तान में रख लेगा, लेकिन भारत सरकार को नहीं सौंपेगा। अगर ऐसी संधि हमारी पाकिस्तान के साथ हो, बंदी प्रत्यार्पण संधि, तो यहां पर अगर मान लीजिए कोई अपराध करके पाकिस्तान में जाकर के छिपता है तो पाकिस्तान उस व्यक्ति को पकड़ करके हमें सौंप देगा। इसी संधि को क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यार्पण संधि कहा जाता है। कई देशों के साथ में भारत सरकार ने बंदी प्रत्यार्पण संधि की हुई है, तो इसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा शंभू सिंह के समय में, आखिरी समय में जो इनके पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ के, उनका नाम था कर्नल हचिंसन। कर्नल हचिंसन ने महाराणा शंभू सिंह को यह सलाह दी कि आपको मेवाड़ में रजिस्ट्री और स्टाम्प के नए नियम बनाने चाहिए और इसके लिए आपको एक अलग से विभाग का गठन करना चाहिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट हचिंसन की सलाह से स्टाम्प और रजिस्ट्री के नए नियम बनाकर स्टाम्प एवं रजिस्ट्री का अलग से नया विभाग बनाया था। और देखिए, ये बात तो हमने कर ली है कि इसी समय महाराणा शंभू सिंह ने इतिहास विभाग का गठन किया था, परंतु कुछ समय के बाद में इतिहास विभाग भंग हो गया था या बंद हो गया था। ये देखिए, यहाँ पर हमने बात कर ली है, महाराणा शंभू सिंह ने इतिहास विभाग की स्थापना की थी, परंतु कुछ समय के बाद में विभाग बंद हो गया था। ये यहाँ पर डबल आ गया किसी गलती से, है ना। अब देखिए, जो आपको अंतिम बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि महाराणा शंभू सिंह के शासन काल में ही मेवाड़ में या उदयपुर में भयंकर हैजे का प्रकोप हुआ था। हैजे की बीमारी फैली थी, उससे मेवाड़ अथवा उदयपुर में हजारों लोग मारे गए थे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, महाराणा शंभू सिंह के शासन काल में ही मेवाड़ अथवा उदयपुर में हैजे का भयंकर प्रकोप हुआ था और इस हैजे की बीमारी से मेवाड़ में हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो चलिए दोस्तों, ये था महाराणा शंभू सिंह का संपूर्ण इतिहास। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।